माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर जो हम लोग का हुआ था उस प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि पीरियोडिक टेबल जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका जो बेसिक कंसेप्ट है एटॉमिक नंबर है अकॉर्डिंग टू मोजले। तो हमने आपको बताया था कि आज के इस वीडियो में हम पूरी तरीके से पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का हमारे सिलेबस से काफी जो है कंसेप्ट क्लियर है, क्योंकि अगर हम डी ब्लॉक पढ़ते हैं एफ ब्लॉक पढ़ते हैं तो वहां इन सब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ेगी। तो आज का हमारा टोटल कंसेप्ट होगा पीरियोडिक प्रॉपर्टी और पीरियोडिक टेबल का एक रिलेशन, क्या कोरिलेशन है। ठीक है, ये समझाने से पहले हमको आपको एक बार फिर से पीरियोडिक टेबल का कंसेप्ट देना होगा। तो हमने कहा था कि ये जो हमारा मान लो यस ब्लॉक है, तो हमने कहा कि ये जो हमारा यस ब्लॉक है इसमें दो ग्रुप है, ये हमने दो ग्रुप बना दिया। पीरियड कितने हैं? 7 पीरियड है आपका, पीरियड हो गया 7, ये हो गया 1 2 3, ये आपका हो गया 4, ये आपका हो गया 5 और ये आपका हो गया 6 7। फिर हमने कहा कि चौथे पीरियड से हमारा डी ब्लॉक है, ये हमारा है डी ब्लॉक, ये आपका है पी ब्लॉक। हमने कहा था कि पी ब्लॉक में टोटल कितने ग्रुप होने चाहिए? 6 ग्रुप होने चाहिए, 1 2 3 4 और 2 6। और डी ब्लॉक में कितने होने चाहिए? हमारे 10 होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये अब हमारा बन गया पीरियोडिक टेबल। और इस पीरियोडिक टेबल में हम देखेंगे कि टोटल 18 ग्रुप हमारा होगा और 7 पीरियड होगा। हमने क्या कहा था आपको कल के वीडियो में कि यह ब्लॉक का प्लेसमेंट नीचे है, जिसको हम फोरियर और फाइकम के नाम से जानते हैं, या एनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज जानते हैं, जहां पे 14 एलिमेंट रखे गए हैं। पहले पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर 2 है। उसके बाद यहाँ पे आपका 3 हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 10 आ जाएगा, 11 12, तो यहाँ पे आपका 18 आ जाएगा, 19 20 21, तो यहाँ पे आपका 36 आ जाएगा। उसके बाद से 37 38 39, तो यहाँ आपका 54 हो जाएगा। उसके बाद 55 56 57, यहाँ से 58 से लेके 71 यहाँ रखे गए हैं। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे आपका 72 73 आएगा, यहाँ पे 86 आ जाएगा, 87 88 89, तो यहाँ पे 92 103 रखे गए हैं। तो यहाँ पे आपका 104 105 समथिंग और लास्टली 118 एलिमेंट आएगा। फिर हमने ट्रिक मेथड आपको बताया था कि हाउ कैन रीड द नेम ऑफ दिस एलिमेंट। तो हमने कहा था कि ट्रिक मेथड आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे हमने कहा था कि हे ली ना का रब से फरियाद। यहाँ हमने बताया था बेटी मांगे का सेंट्रो बाप रे। फिर यहाँ हमने बताया था आपका कि बैगन आलू गाजर इन थैला। हमने बताया था कि इसका नॉमिनेशन नहीं करेंगे क्योंकि सब आर्टिफिशियल सिंथेटिक एलिमेंट है। अब यहाँ हमने आपको बताया था केमिस्ट्री सर जनरल सम प्रॉब्लम। उसके बाद आपको बताया नाना पाटेकर असरानी सब भाई। फिर हमने पढ़ा था ओ सांप से टी ओ। यहाँ हमने देखा था फिर कल बाहर आई आंटी। और यहाँ देखा था हे निखिल आगरकर कृपलानी जीरो रन पर आउट। फिर यहाँ हमने बताया था कि सुन तुम विवाह कर ले मुझसे फिर कोई नहीं कहेगा जानू। यहाँ हमने बताया था ये, तब आपका ये आ गया जिंदगी नहीं मोहब्बत तेरी रो रोकर पुकारेगी आज चांदनी। फिर जैसे हमने बताया यहाँ लेंथेनम है, इसको हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे। ला हफ्ता दे वरना रे अस आयरन राड से पीटेगा और होगी जेल। तो इस तरीके से हम ट्रिक मेथड से एक बार और समझेंगे। सुन तुम विवाह कर ले मुझसे फिर कोई नहीं कहेगा जानू। ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तेरी रो रोकर पुकारेगी आज चांदनी।
ला हफ्ता दे वरना रे यस आयरन राड से पीटेगा और होगी जेल। तो इस तरीके से ट्रिक मेथड से हम इनके नाम को जान सकते हैं। जब हम यह ब्लॉक पढ़ेंगे तो यह ब्लॉक में 14 एलिमेंट का हम कैसे नाम रीड करेंगे, ट्रिक मेथड हम आपको बताएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल हम लोग अपना फोकस देते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे। तो हमारा जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है बेटा, हम सबसे पहले उस पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को ले रहे हैं जो कंसेप्ट हमारा कई बार हमसे जो है काफी कंसेप्ट उस पर हमारा क्लियर होना चाहिए। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे एटॉमिक रेडियाई, ये क्या होता है। तो एक्चुअल जो एटॉमिक साइज होता है, अगर एटॉमिक साइज फिक्स होता तो हम इस टॉपिक को पढ़ते ही नहीं। व्हाट इज साइज? साइज इज नथिंग, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, निश्चित है कि जब एटॉमिक नंबर आपका बढ़ेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर आप जो चार्ज क्वांटिटी अगर बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो निश्चित है कि जो साइज होती है वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, छोटी होती चली जाएगी। तो हम कहेंगे कि एटॉमिक रेडियाई आखिर है क्या। तो इट इज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम, ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 2। जैसे मान लो अगर हमको बोलेंगे कि ऑक्सीजन की एटॉमिक रेडियस क्या होगा, तो निश्चित है कि अगर ऑक्सीजन के दो ऑक्सीजन डायटोमिक मॉलिक्यूल टू इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इसका देखते हैं तो ये आता है 132 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका हो जाएगा 0.66 एंगस्ट्रॉम इज द एटॉमिक रेडियस ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो निश्चित है कि रेडियस अगर छोटा होगा तो साइज छोटा होगा, रेडियस बड़ा होगा तो साइज बड़ा होगा। तो हम कहेंगे कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज एटॉमिक साइज। क्लियर? अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल में इसके ट्रेंड का, तो लेफ्ट टू राइट किसी भी पीरियड में हम जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट रहेंगे। तो नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट रहेंगे, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, तो निश्चित है कि ऐसी स्थिति में साइज क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। जबकि हम ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आएंगे तो एटॉमिक नंबर तो बढ़ेगा, लेकिन नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से वहां पे जैसे ऊपर से नीचे जब हम आएंगे तो नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा, जिसकी वजह से साइज बढ़ती चली जाएगी। तो आपको याद रखना है कि लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में अगर किसी भी पीरियड में व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एनी पीरियड, एटॉमिक साइज गोज ऑन डिक्रीजेस एंड इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्लियर? उसके बाद हम देखेंगे आयोनिक साइज। आयोनिक साइज का मतलब अगर मान लो कि अगर कोई मान सोडियम एटम है और इट कन्वर्ट इनटू सोडियम केटायन, तो जनरली हमसे पूछा जाता है कि केटायन यानी जो केटायन होगा उसकी साइज उसके पेरेंट्स एटम से छोटी होगी कि बड़ी होगी। तो हम खुद देखें कि सोडियम अगर है तो 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब ये कन्वर्ट हुआ है तो यहाँ पे 11 प्रोटॉन तो है लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो निश्चित है कि केटायन के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाने से साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो आप कहोगे कि केटायन आर ऑलवेज स्मॉलर एज कंपेयर टू देयर पेरेंट्स एटम। अब अगर हम एनायन की बात करें तो एनायन का मतलब मान लो अगर हमने ले लिया Cl माइनस एंड Cl ले लिया, तो यहाँ पे 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और यहाँ पे माइनस है तो 18 इलेक्ट्रॉन हुए। निश्चित है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, न्यूक्लियर चार्ज वही है, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम हो जाएगा एज कंपेयर टू पेरेंट्स एटम। तो एनायन की साइज ऑलवेज लार्जर होगी और केटायन की साइज ऑलवेज स्मॉलर होगी अपने पेरेंट्स एटम से, ये आप अपने दिमाग में रखोगे। अब अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसे आयंस होते हैं जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जैसे मान लो अगर हमको दे देगा O2 माइनस, या हमको दे दिया F माइनस, या हमको दे दिया Na प्लस, हमको दे दिया Mg2 प्लस, या हमको दे दिया Al3 प्लस, और हमसे कहा कि बताओ इसमें किसकी साइज बड़ी और किसकी छोटी है। तो हमको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले हम इनका एटॉमिक नंबर लिख लेंगे। इसका एटॉमिक नंबर 8 हो गया, इसका हो गया 9, इसका हो गया 11, इसका हो गया 12, इसका हो गया 13। एटॉमिक नंबर 13 का मतलब दे हैव 13 प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर 8 का मतलब दे हैव 8 प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन सबके पास सेम है, देखो इधर यहाँ पे 8 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 9 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया 10 है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गया 10 है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गया 10 है। तो
तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक है लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ डिफरेंस है। तो इस स्थिति में जिसका मिनिमम नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उसकी साइज बड़ी होगी और जिसका मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उसकी साइज छोटी होगी। तो याद करोगे इस केस में चूंकि यहाँ 13 प्रोटॉन है तो दे हैव स्मॉलर साइज एज कंपेयर टू अदर, और यहाँ पे 8 प्रोटॉन है तो दे हैव लार्जर साइज एज कंपेयर टू अदर। क्लियर? अब हमारा अगला पॉइंट है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये क्या होता है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी जिसे हम आईई के नाम से जानेंगे। क्या डिफिनेशन देंगे? The amount of energy required to remove electron from gaseous state of the atom is known as ionization enthalpy या ionization potential. The unit of ionization enthalpy is electron volt. Clear? अब हमें ये देखना है कि अगर मान लो किसी एटम से, मान लो कोई एटम X है और आप इसे इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हो तो X प्लस हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। क्लियर? तो यहाँ पे जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी अगर इसको मान लिया जाए IE1, क्लियर, और उसी X प्लस से अगेन एक और इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो ये X2 प्लस हो जाएगा और अब इसकी एनर्जी होगी IE2। तो हम यही कहेंगे कि IE1 और IE2 में क्या रिलेशन होगा? तो IE2 ऑलवेज लार्जर देन IE1। क्लियर? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो IE1 होगा, जैसे ही आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला इसकी साइज छोटी हो गई, छोटी हो जाने से फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन बढ़ गया और फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन बढ़ जाने से इसका क्या हुआ? अमाउंट एनर्जी ज्यादा लगेगी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी है क्या। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस स्टेट ऑफ एन एलिमेंट। क्लियर? निश्चित है कि पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड क्या होगा। तो जब हम लेफ्ट टू राइट किसी भी पीरियड में जाएंगे तो वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज ड्यू टू डिक्रीजेज साइज, क्योंकि साइज छोटी होती जाएगी। साइज छोटी होने से फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन बढ़ेगा जिससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। और किसी भी ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगा क्योंकि साइज इंक्रीज करेगी। अब हम देखेंगे कि क्या फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी और सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी दोनों सेम होंगे? नहीं, ऑलवेज सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज मोर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये कुछ एक्सेप्शनल केस है जैसे नाइट्रोजन का केस है, तो ऐसी स्थिति में हम एक्सप्लेन अलग से करेंगे, लेकिन मोस्टली IE2 इज मोर देन IE1 फॉर एन एलिमेंट। अब हम देखेंगे कि कौन ऐसे फैक्टर होंगे जो हमारे आयोनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करेंगे। तो पहला फैक्टर तो होगा एटॉमिक साइज। साइज जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। साइज अगर बड़ा होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी छोटा होगा, साइज छोटा होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बड़ा होगा। दूसरा फैक्टर देखेंगे न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब मोर एटॉमिक नंबर या मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन, दे हैव मोर अट्रैक्शन एंड दे हैव हाई वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तीसरा हम देखेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये क्या होता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z स्टार इक्वल टू होता है Z माइनस S, जहां S स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। ये होता क्या है? जब इलेक्ट्रॉन की फीलिंग जो D ब्लॉक बोल रहे हैं या F ब्लॉक बोल रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन की फीलिंग D ब्लॉक D में होती है या F में होती है तो आउटर को छोड़ के इनर में आता है। तो ये जो इनर है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा हुआ है कि जो साइज ऑफ क्या है, फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, और चूंकि डी ब्लॉक के केस में या एफ ब्लॉक के केस में इलेक्ट्रॉन कहां पे आ रहा है? 3D में आ रहा है, इनर में आ रहा है। कहां पे आ रहा है? बाहर वाले सेल को अल्टीमेट कहेंगे। तो डी ब्लॉक के केस में कहां पे आ रहा है? पेनल्टीमेट में आ रहा है। एफ ब्लॉक के केस में कहां आ रहा है? एंटी पेनल्टीमेट में आ रहा है। तो ये जो पेनल्टीमेट एंटी पेनल्टीमेट होंगे या जो पेनल्टीमेट होंगे ये एक स्क्रीन का काम करेंगे। ये न्यूक्लियस जो न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन के बीच जो आउटर सेल के बीच जो फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन है वहां पे ये रुकावट डालेंगे, हिंड्रेंस का काम करेंगे, जिसको स्क्रीनिंग इफेक्ट कहेंगे। तो ये हमको डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में ज्यादा दिखता है, जिसकी वजह से बहुत ऐसे एटम होते हैं जिनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी नियरली सेम दिखती है। तो दिस इज द स्क्रीनिंग इफेक्ट। उसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। हाँ, यहाँ मैं आपको बताने जा रहा था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। जैसे मान लो सिंपल एग्जांपल हम नाइट्रोजन का लेते हैं 7 और ऑक्सीजन है 8। इसका कन्फिगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p3। इसका कन्फिगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p4। अगर हम बात करें बाहर सेल में तो यहाँ पे s में 2 है
और p में 3 ऑर्बिटल होता है और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है 4 है। और यहाँ पे देखें तो s में 2 है और p में कितने हैं 3 है। अगर हम देखें तो हमने पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो हाफ फील्ड है और फुल फील्ड आर मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे नाइट्रोजन है हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो गया, मुश्किल हो गया। तो अब यहाँ देखेंगे कि एक्चुअली ट्रेन में नाइट्रोजन का क्या होना चाहिए था, कम और ऑक्सीजन का ज्यादा, लेकिन जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो नाइट्रोजन की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। बट सेकंड जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो सेकंड फिर अगेन ऑक्सीजन की ज्यादा हो जाएगी, नाइट्रोजन की कम हो जाएगी। क्लियर? इसके बाद हम देखेंगे जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, लाइक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, it is property of an element, it is tendency of an element to attract shear pair of electron towards itself। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफिनेशन है कि इट इज प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और अकॉर्डिंग टू मूल्यांकन किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये अगर हमको कैलकुलेट करना हो तो ये बराबर होता है IE प्लस EA अपॉन 2 के बराबर होता है, जहां IE क्या है, द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो भी मैं बताऊंगा आपको। इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड किया जाए तो दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट। क्लियर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट की, जिसके आधार पर कोवेलेंट कैरेक्टर चेंज होता है, आयोनिक कैरेक्टर डिस्टर्ब होता है। तो अगर हम कहें कि हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पे डिपेंड करेगी, तो निश्चित है कि पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड में अगर हम देखें तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन के प्रति उनका अट्रैक्शन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन के प्रति उनका अट्रैक्शन कम होता जाएगा। तो कहोगे कि इन पीरियोडिक टेबल इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और मूविंग इन पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीजेस साइज एंड डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीजेस साइज। लेकिन अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट की, मान लो सल्फर है या फास्फोरस है, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 भी होगा और +5 भी होगा। तो अब निश्चित है कि अगर मान लो ये बनाता है PCl3 और ये बनाता है PCl5, तो कहेंगे कि मोर कोवेलेंट कौन होगा। तो निश्चित है कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी, बढ़ेगी, और इंक्रीज करेगी तो निश्चित है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम मोर कोवेलेंट। ठीक है ना? तो आपको याद रखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को चेंज करता है। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस एलिमेंट की इंक्रीज करती चली जाएगी। क्यों ऐसा होगा? तो ऐसा इसलिए होगा कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगा उसकी साइज क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। और हमने पढ़ा है कि स्मॉल द साइज लार्जर द अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स। इसके बाद हमने देखा हाइब्रिडाइजेशन। हमने देखा है हाइब्रिडाइजेशन sp भी होता है, sp2 होता है, sp3 होता है। तो जैसे जैसे देखो इधर हाइब्रिडाइजेशन का ट्रेंड बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती चली जाएगी। इसका मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस केस में होगी, sp के केस में होगी, क्योंकि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कार्बन के नजदीक होगा। sp2 में ऑर्बिटल का शेप बढ़ जाने से बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन बहुत दूर हो जाएगा, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। sp3 की और कम होगी, तो sp is more electronegative carbon as compared to sp2 then sp3। क्लियर? अब हम देखें अगली प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसको हम EG के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये क्या होता है? तो हमने देखा the amount of energy released during addition of an extra electron in a neutral atom। किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है वो कहलाती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि when X gaseous phase adding electron converted into anion
देन द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है तो माइनस साइन, उससे हम कहेंगे Eg और इसकी यूनिट होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम देखेंगे तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जैसे से मूव करेंगे, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एनी पीरियड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस एंड डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस। क्लियर? बट अगर हम बात करें कुछ एलिमेंट की, जैसे अभी मैंने क्या कहा कि मूव करेंगे अगर हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेंगे और ऊपर से नीचे आएंगे तो डिक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है हाइड्रोजन से रिलेटेड। अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की ट्रेड की बात करें तो फ्लोरीन इज मोर देन क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन, बट एक्चुअल जो आर्डर मिलता है वो मिलता है क्लोरीन इज मोर देन फ्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन। इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन। स्मॉलर साइज फ्लोरीन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड उतना ज्यादा होगा, सो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, जिसके वजह से यहाँ पे सम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, यूज होगी उसको सेट करने में। तो यहाँ पे रिपल्सन की वजह से इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी ज्यादा होते हुए भी कम आएगी। ऐसे ही कुछ और भी एग्जांपल है, जैसे नाइट्रोजन है, इनकी इलेक्ट्रॉन जो इंफिनिटी होगी, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी होगी पॉजिटिव होगी। क्यों पॉजिटिव होगी? क्योंकि ये क्या है, कंप्लीट हाफ फील्ड है। नाइट्रोजन कंप्लीट हाफ फील्ड है, जिसके वजह से ये इजीली इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन नहीं करेगा। हमको फोर्सफुली इसको गेन कराना पड़ेगा। तो निश्चित है कि वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव में। वैल्यू नेगेटिव कब रहेगी, जब वो रिलीज करेगा। ग्रुप 2 एलिमेंट की बात करें, जैसे मैग्नीशियम, इनका भी कन्फिगरेशन लास्टली 2s2 फुलफिल्ड है। अगर हम बात करें तो ये भी इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो इनके भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी, क्योंकि हमको फोर्सफुली कराना पड़ेगा। अगर हम इनर्ट गैस की बात करें तो इनर्ट गैस ऑलरेडी इनका ऑब्जेक्ट कंप्लीट होता है। तो ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करेंगे, और जब नहीं करेंगे तो हमको फोर्सफुली कराना पड़ेगा। तो यहां भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। तो ये बातें आप याद रखेंगे। अगला है मेटालिक प्रॉपर्टी। मेटल किसे कहेंगे, मेटल आर दोस्त इजीली लूज देयर इलेक्ट्रॉन। निश्चित है कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज छोटी होती जाएगी, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल टफ होता जाएगा। तो निश्चित है कि मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि डिक्रीज करती जाएगी। किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज बड़ी होती जाएगी, इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान होता जाएगा। तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। आप खुद देखो कि ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, लेकिन ये मेटल है। इसका मतलब कि इन पीरियड मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीजेज, while are moving down the group metallic property increases। क्लियर? अब हम बात करें वैलेंसी के ट्रेंड की। तो वैलेंसी की ट्रेंड की बात करेंगे तो किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे वैलेंसी कांस्टेंट मिलेगी। जैसे मान लो यहाँ पे वैलेंसी की बात करें तो सबकी वैलेंसी 1 होगी, यहाँ पे वैलेंसी की बात करेंगे तो सबकी वैलेंसी 2 होगी। ग्रुप में सिमिलर वैलेंसी होगी बिकॉज़ दे कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। लेकिन अगर आप पीरियड की बात करेंगे तो लेफ्ट टू राइट हम मूव करेंगे तो जैसे से मूव करते जाएंगे पहले वैलेंसी इंक्रीज करेगी 0 to 4, पहले वैलेंसी इंक्रीज करेगी 1 to 4, उसके बाद वैलेंसी डिक्रीज करेगी 4 to 0, यहां तक इंक्रीज करेगी। इसके बाद फिर देखो 3 2 1 0, अब पहले इंक्रीज करेगी। उसके बाद हम देखें नेचर ऑफ ऑक्साइड। अगर ये एलिमेंट ई है
और ये ऑक्सीजन से अगर कंबाइन होते हैं और ये ऑक्साइड बनाते हैं तो इनका नेचर क्या होगा? तो हम देखेंगे कि इनका नेचर बेसिक टू एसिडिक होता चला जाएगा। जितने मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होंगे और जितने नॉन मेटल ऑक्साइड होंगे वो एसिडिक होंगे। और बीच का जो ग्रुप 13 होगा, इनका जो ऑक्साइड होगा एम्फोटेरिक की नेचर होगा, दे बिहेव बोथ एज बेसिक एंड एसिड। तो हम कहेंगे कि द मेटल ऑक्साइड ऑफ द एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल में जब मूव करोगे आप लेफ्ट टू राइट जब जाओगे तो इनकी जो प्रॉपर्टी होगी बेसिक टू एसिड होगी, बेसिक टू एसिड होगी। और जब ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे तो अब निश्चित है कि जब ग्रुप में आप ऊपर से नीचे आओगे तो अगर ये मेटल ऑक्साइड है तो ये बेसिक है तो इसकी बेसिक पावर बढ़ती चली जाएगी, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। तो हम तीन बातें याद रखेंगे कि मेटल ऑक्साइड, जितने भी मेटल ऑक्साइड होंगे ये बेसिक नेचर होंगे, जितने नॉन मेटल ऑक्साइड होंगे वो एसिडिक इन नेचर होंगे। और बीच वाले जो ग्रुप 13 वाले एलिमेंट है इनका जो ऑक्साइड होगा एम्फोटेरिक होगा, दे बिहेव बोथ एसिड एंड बेस। जैसे अब आप खुद देखें कि अगर हम बात करें मेटल ऑक्साइड की, जैसे मान लो सोडियम ऑक्साइड, आपसे कहेगा कि क्यों बेस है, तो कहोगे इट डिसॉल्व इन वाटर कन्वर्टेड इनटू सोडियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन अगर हमसे कोई पूछे कि CO2 ये क्या होगा, तो CO2 को जब आप H2O में डालोगे तो कन्वर्टेड इनटू H2CO3, तो ये होता है एसिडिक और ये होगा बेसिक। दिस इज द रीजन। तो आपको याद रखना है कि मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर एंड ग्रुप 13 जनरली ग्रुप 13 एलिमेंट ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक इन नेचर। लास्टली हम देखेंगे नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड का मतलब अगर ये एलिमेंट OH को पकड़ते हैं तो क्या होगा, तो अब यहां भी याद रखोगे कि अगर OH का अटैचमेंट मेटल के साथ है तो ये फिर क्या है, बेस है। लेकिन वही नॉन मेटल के साथ अगर अटैच है तो वह एसिड है। अब खुद देखो NaOH बेस होता है, लेकिन H3PO4 जहां पे P से OH लगा हुआ है और ये एसिड होता है। तो हम कहेंगे कि when hydroxide attached with metal the nature is basic, non metal the nature is acid। तो हम कहेंगे कि nature of hydroxide on moving from left to right in period changes from basic to acid। क्लियर। और अगर हम ऊपर से नीचे की आने की बात करें तो ग्रुप में ऊपर से जब नीचे आएंगे तो इस हाइड्रोक्साइड का जो बेसिक पावर होगा वो इंक्रीज होता जाएगा। जैसे आपसे पूछेगा कि NaOH और KOH में कौन स्ट्रांग होगा, तो निश्चित है कि NaOH और KOH में K का प्लेसमेंट नीचे है, तो निश्चित है कि KOH इज स्ट्रांग बेस एज कंपेयर टू NaOH। तो ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आएंगे तो बेसिक पावर आपका बढ़ेगा, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे तो बेसिक पावर क्या होता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा, एसिडिक पावर इंक्रीज करता चला जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने कंप्लीट जो आपको सेटिस्फेक्शन किया हुआ है पीरियोडिक प्रॉपर्टी, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा एटॉमिक साइज। एक बार डिफाइन करेंगे कि एटॉमिक साइज इज नथिंग बट इट इज द अट्रैक्शन, दैट इज अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अट्रैक्शन ज्यादा होगा साइज छोटा होगा, अट्रैक्शन कम होगा साइज बढ़ जाएगा। फिर हमने बताया था आयनिक साइज, तो हमने कहा कि वहां दो चीजें होंगी, केटायनिक और एनायन। केटायन का मतलब पॉजिटिव चार्जेस, तो हमने कहा कि आपको याद रखना है कि केटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एलिमेंट एंड एनायन इज ऑलवेज लार्जर देन इट्स पेरेंट एलिमेंट। उसके बाद हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जिसका यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने बताया कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे तो ये वैल्यू इंक्रीज करेगी, ग्रुप में ऊपर से आएंगे तो ये वैल्यू डिक्रीज करेगी। इंक्रीज क्यों करेगी, साइज छोटा होता चला जाएगा। इसके बाद हमने देखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हमने कहा कि इट इज प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज करेगी, ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे डिक्रीज करेगी। हमने बताया कि हाउ कैन इट कैलकुलेटेड, तो अकॉर्डिंग टू मोलिकुलर स्केल द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी गिवन एलिमेंट X इक्वल टू IE प्लस EA अपॉन 2।
तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली इक्वल मिल जाएगी। फिर हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेनिंग थेरेपी क्या होती है, तो हमने कहा कि अट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हमने कहा कि इसको कैसे डिफाइन करोगे, तो हमने कहा कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल एटम इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेनिंग थेरेपी की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो डिक्रीज करती जाएगी। हालांकि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनका स्टेबल अगर कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे नाइट्रोजन, तो उनकी जो इलेक्ट्रॉन गेनिंग थेरेपी होगी पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव का मतलब आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, नेगेटिव का मतलब रिलीज हो रहा है। इनर्ट गैस है, उनकी इलेक्ट्रॉन गेनिंग थेरेपी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, वहां इलेक्ट्रॉन ऐड करना है हमको बाहर से नहीं, एक्सटर्नल सोर्स आपको एनर्जी देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को, क्लाउड को सेटल कराने के लिए। फिर हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हैलोजन परिवार से। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ग्रुप में बिलोंग है, ऊपर से नीचे आएगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी इनकी, निश्चित है कि डिक्रीज करेगी। तो फ्लोरीन है हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एज कंपेयर्ड टू अदर, बट फिर ऐसा होता है कि क्लोरीन है मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन फ्लोरीन। तो इसका रीजन है साइज, स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत डेंस होता है, डेंसिटी ज्यादा होती है, जहां पे इलेक्ट्रॉन को सेटल कराने के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको खर्च करनी पड़ती है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड यहाँ हाइड्रोजन परिवार के लिए होता है, क्लोरीन इज मोर देन फ्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन। फिर हमने कहा कि मेटालिक प्रॉपर्टी, तो हमने कहा कि मेटल गुड कौन है, गुड मेटल आर दोज इजीली लूज देयर इलेक्ट्रॉन। तो निश्चित है कि जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी वो गुड होगा, और जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी वो बैड होगा। तो हमने कहा कि किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर उसका डिक्रीज करेगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर उसका इंक्रीज करेगा, और ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर उसके इंक्रीज करेंगे। जैसे हमने कहा कि देखो ये मेटल नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, लेकिन ये मेटल है। फिर हमने कहा नेचर ऑफ ऑक्साइड, तो हमने कहा कि जितने भी मेटल ऑक्साइड होंगे वो बेसिक होंगे और नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होंगे। तो हम कहेंगे कि मेटल ऑक्साइड एलिमेंट के जो ऑक्साइड का नेचर होगा, लेफ्ट टू राइट जब पीरियड में हम जाएंगे तो बेसिक टू एसिड होगा। ग्रुप 13 के जो एलिमेंट होंगे जैसे एल्युमिनियम हो गया, इनका जो ऑक्साइड बनेगा वो एम्फोटेरिक नेचर का होगा। फिर हमने बताया हाइड्रोक्साइड, तो हमने कहा कि अगर हाइड्रोक्साइड एलिमेंट मेटल के साथ अटैच हो तो बेस है, और नॉन मेटल के साथ हो तो एसिड है। जैसे NaOH, OH Na के साथ है बेस है, लेकिन यही OH के साथ है तो एसिड है, फास्फोरिक एसिड है H3PO4। फिर हमने कहा कि अगर वो बेस है तो ऊपर से नीचे ग्रुप में आने तो उसकी ताकत क्या होगी, बेसिक इंक्रीज करेगी, और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। जैसे NaOH और KOH में हमसे पूछे कि कौन स्ट्रांगेस्ट है, तो क्योंकि हम KOH कहेंगे क्योंकि के का स्थान सोडियम से नीचे है। क्लियर? तो आज की इस वीडियो के साथ हम हमारा जो पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड और ये जो कांसेप्ट था वो क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो पे हम अगला कोई पॉइंट लाएंगे। हम कुछ बच्चों का डिमांड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और हाइब्रिडाइजेशन, तो हमारा अगला वीडियो हाइब्रिडाइजेशन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड होगा। उसके बाद फिर हम लेसन स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक्स।